हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के 2022-2023 के प्रश्न बैंक के इकाई 3 उत्पादन तथा लागत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो उत्पादन फलन जो होता है वह जो साधन होते हैं, अब साधन कौन से? भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम हो गई, है ना। तो जो साधन होते हैं जिन्हें हम उपादान भी कहते हैं, ठीक, साधनों को क्या कहते हैं? उपादान भी कहा जाता है। तो इन साधनों में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन कैसा? या तो वृद्धि की जाए या कमी कर दी जाए, मतलब परिवर्तन हो गया ना। तो वृद्धि या कमी करने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि यदि हम साधनों में वृद्धि कर रहे हैं, साधनों को बढ़ा रहे हैं, तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि साधनों में कमी कर रहे हैं तो उत्पादन में क्या होगी? कमी हो जाएगी। ठीक, तो साधन में वृद्धि करने से या कमी करने से, मतलब कि साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उत्पादन में भी परिवर्तन हुआ, तो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है तो इन दोनों के बीच में, मतलब साधनों के बीच, साधन में परिवर्तन से और उत्पादन में परिवर्तन जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे ही फलन कहा जाता है। क्लियर हो गया ना कि उत्पादन फलन कैसे कहते हैं? मतलब साधनों में जो परिवर्तन किया जाएगा उससे उत्पादन में जो परिवर्तन होगा, तो उन दोनों के बीच में जो संबंध है, मतलब साधनों में और उत्पादन की मात्रा में, तो उससे क्या कहा जाएगा? फलन कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, मतलब किसका फलन, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसका रिजल्ट है, फल है, ठीक है ना। तो उत्पादन किसका फल होता है? कीमत का? बिल्कुल नहीं होता। उत्पत्ति के साधनों का? हाँ होता है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि साधनों का और साधन में परिवर्तन मतलब उत्पादन में वृद्धि या कमी, ठीक है, मतलब उसमें परिवर्तन। तो इस प्रकार से किसका फल हो गया? वो साधनों का फल हो गया। तो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अब यहाँ पर पूछा है कि अल्पकालीन, क्योंकि ना काल कितने होंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे, एक अल्पकाल, एक दीर्घकाल। अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए और दीर्घकाल लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या है निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? कुछ नियम होते हैं, तो उनमें से कौन सा नियम है जो अल्पकाल को फॉलो करेगा? तो वह होता है परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है उसका संबंध होता है पैमाने के प्रतिफल नियम से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब दीर्घकाल की बात आएगी तो पैमाने के प्रतिफल नियम से होगा, और जब अल्पकाल की बात आएगी तब क्या होगा? परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होगा। फिर चौथा है उत्पादन के साधन क्या हैं? भूमि उत्पादन का साधन है, श्रम उत्पादन का साधन है, पूंजी ये भी उत्पादन के साधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा समय? समय दो प्रकार के हो गए, एक अल्पकाल, दूसरा दीर्घकाल। तो अल्पकाल मतलब थोड़ा सा समय, तो थोड़े समय में तो हम क्या करेंगे? परिवर्तन सभी साधनों में नहीं कर सकते। जैसे भूमि हो गई, थोड़े समय में हम भूमि में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह हो गई, उनमें भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, वो कौन सा काल है? तो दीर्घकाल। दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं? सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण है साधनों की सीमितता, मतलब साधन कैसे हैं? सीमित हैं। और दूसरा है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। तो इसमें दोनों ही सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों।
औसत लागत वक्र का आकार होता है, औसत लागत जो वक्र होती है उसका आकार यू अक्षर जैसे होता है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में दोनों ही साधन होते हैं। भाई अल्पकाल है तो भूमि तो पहले होगी ना। हम कोई फर्म में कोई उद्योग कोई दुकान भी खोलेंगे तो सबसे पहले तो हमें भूमि चाहिए ही है, तो भूमि स्थिर साधन कहलाती है, तो भूमि होगी। इसके अलावा और जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, कच्चा माल वगैरह जो होते हैं, तो वह भी होगा, तब तो हम उत्पादन कर पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिर साधन भी होता है, परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। तो सही उत्तर होगा आ तथा बा दोनों। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? यदि हम उत्पादन बंद कर दें तब कौन सा प्रभाव पड़ेगा? परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाएंगी। जो परिवर्तनशील लागतें होती है वो कैसे हो जाएंगी? शून्य हो गई। जो कच्चा माल वगैरह हम मंगा रहे थे, अब हमने तो उत्पादन बंद ही कर दिया, उत्पादन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो कच्चा माल वगैरह जो मंगा रहे हैं वो हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो वो कैसा हो जाएगा? शून्य। परिवर्तनशील लागतों में आता है कच्चा माल वगैरह, तो परिवर्तनशील लागतें कैसी हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? उत्पादन की 5 इकाइयां हैं और उनकी औसत स्थिर लागत कितनी है? 20 है। 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत 40 है, स्थिर लागत 20 है, और परिवर्ती लागत मतलब परिवर्तनशील जो लागत है वो कितनी है? 40 है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी है? तो इसमें टोटल बतानी है, कुल औसत लागत कितनी हुई। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 40 को और 20 को जोड़ दीजिए, तो 40 और 20 कितना होता है? 60 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि खालिस्तान कहलाती है। साधन की 1 अगर इकाई बढ़ा दी गई और कुल उत्पादन में अगर वृद्धि हो गई तो उससे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सीमांत उत्पाद। दूसरा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात के नियम कहा जाता है। और दीर्घकाल को जानते ही हैं, पैमाने का प्रतिफल है ना। तो पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल से खालिस्तान काल अवधि से होता है। देखिए, अल्पकालीन में परिवर्तनशील अनुपात और पैमाने के प्रतिफल की जब बात आएगी तो वो कौन सा होगा? दीर्घकाल होगा। जब एमपी शून्य होती है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद है ना, तो जब एमपी शून्य होती है तब खालिस्तान होता है। क्या होता है? टीपी, यहाँ पर होना चाहिए टीपी जो होती है मतलब कुल उत्पादन कैसा होता है? तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ लिख लीजिएगा कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है। खालिस्तान में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो किसमें? दीर्घकाल में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। कौन सी अवधि होती है जिसमें स्थिर लागत नहीं होती? दीर्घकाल में, क्योंकि दीर्घकाल में हम जो स्थिर लागत होती है उसको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान लागत कहते हैं। तो उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। मतलब प्रति इकाई लागत मतलब औसत लागत। औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान अक्षर जैसा होता है। कौन से अक्षर जैसे होता है? यू आकार के अक्षर जैसे होता है। कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस खालिस्तान। तो परिवर्तनशील लागत कैसे निकल कर आएगी? जब हम कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा देंगे। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ियां बनाइए। खंड आ और खंड बा। कुल उत्पादन क्या कहते हैं? कुल उत्पादन को टोटल प्रोडक्ट है ना। क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट। तो टीपी आ जाएगा। फिर सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन मार्जिनल
प्रोडक्ट है तो एमपी हो जाएगा। स्थिर लागत फिक्स्ड है, स्थिर है ना, फिक्स्ड है ना, लागत कॉस्ट तो एफसी हो जाएगा इसका, एफसी। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल है ना, वेरिएबल कॉस्ट है तो परिवर्तनशील लागत वीसी। अल्पकाल तो अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल जो होता है उसमें कम से कम एक कारक में परिवर्तन, कारक मतलब साधन, कारक मीन्स यहाँ पर क्या होगा, साधन। तो अल्पकाल में कम से कम एक कारक या एक साधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकाल में सभी कारकों में मतलब सभी साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्ती अनुपात नियम, परिवर्ती अनुपात नियम किससे संबंधित है, अल्पकाल से संबंधित है। पैमाने का प्रतिफल वह दीर्घकाल से संबंधित है। औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर के जैसे होता है और उत्पादन फलन, तो उत्पादन फलन क्या कहलाता है, जो आगत होते हैं और जो निर्गत, आगत मतलब साधन, निर्गत जो उत्पादन हुआ, तो उन दोनों के बीच के संबंध को बताता है। कौन बताता है, उत्पादन फलन। प्रश्न चौथा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है, जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसको साधन के प्रतिफल भी कहा जाता है। एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन के चार साधनों के नाम लिखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इनमें से कोई भी चार नाम आप लिख सकते हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस भी लिख सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस प्रकार की अवधि से होता है, तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल की अवधि से संबंधित होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में मुद्रा के रूप में खर्च की गई क्या कहलाती है, मुद्रा के रूप में जब कोई चीज खर्च की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मौद्रिक लागत कहा जाता है। प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है, अभी भी पढ़े थे ना, प्रति इकाई लागत को औसत लागत के नाम से जाना जाता है। औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है, यू आकार की होती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो लागत परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है, स्थिर लागत का दूसरा नाम पूरक लागत है। अब है प्रश्न पांचवा, सत्य असत्य बताइए। उत्पादन फलन में उत्पादन कीमतों का फलन है, बिल्कुल नहीं। किसका फलन होता है, उत्पत्ति के साधनों का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, तो यहाँ पर लिखा है कीमतों का फलन, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुल उत्पादन को एमपी मतलब सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट से प्रदर्शित किया जाता है। कुल उत्पादन को, तो कुल उत्पादन को एमपी से नहीं टीपी से प्रदर्शित किया जाता है। टोटल प्रोडक्ट है ना, तो ये भी गलत हो गया। सीमांत उत्पादन को टीपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये भी गलत हो गया। औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसे होता है, सही है। अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन बस होते हैं क्या, नहीं, साधन तो दोनों होते हैं, स्थिर साधन भी होगा और परिवर्तनशील साधन भी होता है, तो यह हो जाएगा आपका गलत है। उत्पादन बंद कर देने में या कर देने से स्थिर लागत शून्य हो जाती है, नहीं, स्थिर लागत तो हमने भूमि वगैरह या कोई मशीन हमने लगा दी एक बार तो वो तो लगी ही रहेगी ना, बल्कि जो परिवर्तनशील लागत होती है वह कच्चा माल वगैरह जो हम है ना रोज मंगाते हैं, रोज है ना उत्पादित करते हैं, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उत्पादन बंद किया तो वो आना बंद हो जाएगा, वो आना बंद हुआ तो वो क्या है ना, मतलब शून्य होगा, परिवर्तनशील लागत शून्य होंगी। तो यहाँ पर जो उत्तर है वह गलत है। प्रीमियम स्थिर लागत है, बिल्कुल सही है, प्रीमियम जो होती है वह स्थिर लागत होती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत कहते हैं, क्या सही है ये,
नहीं, गलत है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, ठीक है ना, सीमांत लागत नहीं कहते। क्या कहते हैं? औसत लागत। तो यह आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि साधन सीमित हैं इसलिए तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। बिल्कुल सही है, पैमाने का जो प्रतिफल होता है उसका संबंध दीर्घकाल से होता है। प्रश्न 6वां है लघु उत्तरीय प्रश्न। अल्पकाल अवधि से क्या अभिप्राय है? अल्पकाल मतलब छोटी अवधि, है ना। तो अल्पकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जिसमें एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। दीर्घकाल अवधि से क्या अभिप्राय है? तो दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जिसमें एक फर्म सभी आगतों का मीन्स होता है साधन, ठीक है ना। आगतों का मीन्स क्या होता है? साधन। आगत मीन्स साधन, है ना, ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो आप पता चले आगत से कंफ्यूज हो जाए। साधन। तो दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जिसमें सभी आगत मतलब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए जितने भी साधन होते हैं मतलब जितने भी आगत होते हैं एवं फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत मतलब जो उत्पादन किया गया है के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब दोनों के संबंधों को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। कुल उत्पादन का अर्थ लिखिए। एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए। परिवर्तनशील साधनों का अधिक प्रयोग करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी आगतों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में आने वाला परिवर्तन ही पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। लागत का अर्थ लिखिए। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, तो उसे उत्पादन लागत कहते हैं। अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं? अल्पकाल में केवल परिवर्ती साधनी मतलब जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, स्थिर साधनों को नहीं। तो वो कौन सी लागत कहलाएगी? अल्पकालीन लागत कहलाएगी। स्थिर लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी जिन लागतों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें स्थिर लागत कहते हैं। जैसे फैक्ट्री का किराया, प्रबंधकों का वेतन आदि, है ना। परिवर्तनशील लागतों का अर्थ लिखिए। वे लागतें जो उत्पादन में वृद्धि होने पर भी बढ़ जाती हैं तथा उत्पादन में कमी होने पर कम हो जाती हैं उन्हें परिवर्ती लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर व्यय परिवर्तनशील लागत कहलाता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणा को समझाइए। अल्पकाल में फर्म अपने आगतों में से मतलब अपने साधनों में से एक साधन या एक आगत में परिवर्तन कर सकती है तथा अन्य आगत स्थिर रहते हैं। और इसके विपरीत दीर्घकाल में फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है अतः दीर्घकाल में स्थिर आगत नहीं होते हैं, मतलब स्थिर साधन होते ही नहीं हैं। कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के संबंध को समझाइए। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो समझ लेते हैं। पहला है जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है तो कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ठीक, क्या हो गया? जब सीमांत उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुई तो कुल उत्पादन मतलब एमपी बढ़ा तो टीपी भी बढ़ेगा। अब जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम होता है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में होता है। कब? जब एमपी शून्य होता है तो टीपी कैसा होता है? अधिकतम होता है। और जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पाद घटने लगता है, घटती हुई दर से होता है। औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? तो लागत वक्रों के आकार के होने के क्या कारण है वह देख लेते हैं। पहला है तकनीकी बचत, दूसरा है श्रम संबंधी बचतें, तीसरा है विपणन की बचतें और चौथा है प्रबंध की बचतें। यहाँ पर
जो प्रश्न है वह अति लघुत्तरीय है, इसलिए हमने इसको 60 में लिखा है। इसे अगर 4 नंबर का आता है तो इसे आप फिर ना क्या करेंगे, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को समझाइए। जब उत्पादन के सभी आगतों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में उससे कम मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। ह्रासमान उत्पादन का नियम क्या है? तो ह्रासमान उत्पादन का नियम क्या होता है कि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर एक परिवर्तनशील साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है। मतलब अन्य साधन स्थिर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक कोई साधन है जो परिवर्तनशील साधन है, उसमें वृद्धि कर दी जाए, है ना। और एक स्तर के बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। मतलब उसमें वृद्धि कर रहे हैं लेकिन उत्पाद कैसा हो रहा है, घट रहा है, तो उसे हम ह्रासमान उत्पादन का नियम कहेंगे। मतलब वृद्धि कर रहे हैं लेकिन उत्पादन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ह्रासमान उत्पादन का नियम कहेंगे। परिवर्तनशील अनुपात का नियम या उत्पादन के नियम की अवस्थाएं लिखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है या उत्पत्ति का जो नियम है उसकी अवस्थाएं बतानी है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि उत्पत्ति के जो नियम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब परिवर्तनशील अनुपात नियम के 3 नियम होते हैं। पहला होता है साधन के बढ़ते प्रतिफल, जिसको कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा होता है साधन के स्थिर प्रतिफल, जिसको हम उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। और तीसरा होता है साधन के घटते प्रतिफल अथवा ह्रास नियम। ये इनके नियम हो गए। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अवस्थाएं बताइए, है ना, किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो अवस्था होती है, प्रथम अवस्था या फर्स्ट स्टेज जो होता है, पहली अवस्था जो होती है, उस अवस्था का नाम है उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। चाहे तो इसे आप लिख लीजिए, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। ठीक, ये हो गया पहला वाला, ठीक है, अवस्था। तो यहाँ पर क्या है, पहली अवस्था क्या हो गई, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये पहली जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन जो एमपी होता है अधिकतम होने के बाद, मतलब सबसे अधिक है वो होने के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है। पहले बिल्कुल एकदम ऊपर चढ़ गया और फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। और औसत उत्पादन जो होता है वह अधिकतम हो जाता है तथा कुल उत्पादन बढ़ता है। ये किसमें होता है, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में। दूसरा जो होता है वह होता है घटते प्रतिफल। उत्पत्ति के प्रतिफल की जो अवस्था होती है वह दूसरा होता है घटते। तो यहाँ पर पहले बढ़ा था, अब आ जाएगा घटते प्रतिफल, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, उत्पत्ति के घटते प्रतिफल की अवस्था। इसमें क्या होता है उससे देख लीजिए। तो दूसरी अवस्था में औसत उत्पादन घटने लगता है और कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। बढ़ तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है तथा अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है और सीमांत उत्पादन उस समय शून्य हो जाता है। अब तीसरी अवस्था होती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसमें औसत उत्पादन घटना जारी रखता है तथा कुल उत्पादन कम होने लगता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। मतलब क्या हुआ, इसमें औसत उत्पादन घट रहा है, कुल उत्पादन कम हो रहा है, ये भी घट रहा है, और सीमांत उत्पादन वो होता है कैसा हो जाता है, वह ऋणात्मक हो जाता है। स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का एक एक उदाहरण दीजिए।
तो स्थिर लागत फैक्ट्री का किराया, प्रबंधकों का वेतन, ये इसके उदाहरण हो गए। किसके? स्थिर लागत के। और परिवर्तनशील लागत का है जैसे कच्चे माल पर व्यय। एक एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। सीमांत लागत तथा औसत लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औसत लागत को ज्ञात करने के लिए कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है। मतलब अगर हमें औसत लागत निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुल लागत से जो उत्पादित इकाइयां हैं, मतलब जो आपकी कुल लागत होगी बटे में क्या कर देंगे हम? उत्पादित इकाइयों की संख्या, दोनों का भाग दे दीजिए तो क्या मिल जाएगा? औसत लागत प्राप्त हो जाएगा। जबकि सीमांत लागत से आशय उत्पादन की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के कारण कुल लागत में होने वाली वृद्धि से है। मतलब पहले मान लीजिए हमने 30 इकाई का प्रयोग कर रहे थे, एक इकाई बढ़ा दी मतलब 31 भी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? सीमांत लागत कहलाएगी, है ना। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। ठीक है, मतलब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब औसत लागत कैसी हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन सीमांत लागत कैसी होगी? औसत लागत से और अधिक बढ़ेगी, और अधिक हो जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो यदि औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत और भी तेजी से बढ़ेगी। ये इनमें अंतर होता है। उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार जैसे मौद्रिक लागत हो गई, वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये उत्पादन लागत के प्रकार हैं। लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। तो लागत फलन क्या होता है वो देख लेते हैं। लागत तथा निर्गत के बीच में तकनीकी संबंध को लागत फलन कहते हैं। लागतें दो प्रकार की होती हैं, एक अल्पकालीन लागत और दूसरी दीर्घकालीन लागत। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं अल्पकालीन लागत को। तो अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है और स्थिर साधनों को नहीं। तो अल्पकाल में लागत की जो विभिन्न संकल्पनाएं होती है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहली है कुल स्थिर लागत, दूसरी कुल परिवर्तनीय लागत, तीसरी आती है कुल लागत, चौथी औसत स्थिर लागत, पांचवी औसत परिवर्तनशील लागत और छठवीं है अल्पकालीन औसत लागत, सातवीं है अल्पकालीन सीमांत लागत। ये सभी अल्पकालीन लागतें हैं। दीर्घकालीन लागत के अंतर्गत आता है, दीर्घकालीन में वे सभी लागत परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन लागत की संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है दीर्घकालीन कुल लागत और दीर्घकालीन औसत लागत। इसे हम और भी डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसे इतना ही लिखना पर्याप्त होगा।